आई वांटेड दैट कि मैं कोई ऐसा फील्ड चूज करूँ कि जिसमें मुझे जो पेशेंट है, जो रेसिपिएंट है, वो बर्डन फील ना करें, ऑब्लिगेशंस फील ना करें। पीडियाट्रिक के अंदर बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, वो आपको राइट, थैंक यू बोल के नहीं जाते, राइट, तो कर्मनो भार ना रहे, राइट, right? So that was the reason, and I wanted to work with the pure souls, राइट, like the most beautiful creation of God. Genuinely, that is the reason I had chosen pediatrics. ओके, जिंदगी में किसी एक इंसान की तुमने जान बचा दी तो पूरी इंसानियत की जान बचा दी। राइट, और बीइंग ए पीडियाट्रिशियन तुमको ये मौके बार बार मिलते हैं कि तुम किसी की लाइफ में चेंज ला सको, लाइफ को पूरा बदल सको। सो दैट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द सेम यस, प्लेस। बच्चों सर पर जो न्यूट्रिशन से लेके उनके डेवलपमेंट पर, उनके विकास पर, उनके वैक्सीन पर बहुत फोकस करना चाहिए। इनिशियल 2 years राइट, उसी में पूरी जिंदगी डिसाइड होती है। इनिशियल 5 years दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। उसमें जितने न्यूरॉन्स बनते हैं, जितने साइनेप्सिस बनते हैं, उसी को हम पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं। ओके, अगर तुम किसी हेल्दी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दो और 2 साल तक वो कुछ देखेगा नहीं, तो फिर तुम पट्टी निकाल दो, नॉर्मल बच्चा है फिर भी जिंदगी भर देख नहीं सकेगा, क्योंकि दैट पोर्शन इन द ब्रेन इज नॉट नॉट वर्किंग। वर्क, राइट, बच्चे को सेमी सॉलिड कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी वाला फूड देना चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं, फोर्स फीडिंग कम करना चाहिए, कि जैसे कि जबरदस्ती बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, पर बच्चों के साथ खेल कूद कर उनको खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। राइट, उनको ब्राइट कलर वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, और बुक्स के अंदर पिक्चर्स वगैरह बता के, बुक्स के अंदर, नॉट इन द मोबाइल। और उस तरह से फैंसी फूड बनाओ जो हेल्दी भी है और बच्चे खाना पसंद करते हैं। राइट। सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डॉक्टर शकील वडारीवाला सर से बात करने वाले हैं, जो एमडी इन पीडियाट्रिक्स है और फेलो ऑफ एनआईसीयू एंड फेलो ऑफ पीआईसीयू, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट है, और अहमदाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी है। तो उनसे कुछ सवालात मैंने लिखे हुए, जो आज के जो रिसेंट इश्यूज़ है जो लोगों के अंदर पाए जाते हैं, उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो सर। हेलो। Sir, what inspired you to specialize in pediatrics, sir? What inspired me to be a doctor is something like I have lots of doctors in my family. मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, दोनों साइड के मामा, अंकल, आंटी, सारे लोग, वी हैव लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स इन द फैमिली। तो डॉक्टर बनना तो मोर और लेस बचपन से ही तय था कि आई विल बी ए डॉक्टर। नाउ योर क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बी स्पेसिफिकली पीडियाट्रिशियन। मेरी ये सोच बन रही थी कि गुजराती में आपने सुना होगा कि कर्मनो भार रही जाए। जब भी हम कोई काम करते हैं, पेशेंट्स अपने को थैंक यू बोल के जाएंगे। पेशेंट्स, यूजुअली इन इंडिया पेशेंट ट्रीट डॉक्टर्स एज near to the god and they respect you so much and everything. I did not want that. I wanted that कि मैं कोई ऐसा फील्ड चूज करूँ कि जिसमें मुझे जो पेशेंट है, जो रेसिपिएंट है, वो बर्डन फील ना करें, ऑब्लिगेशंस फील ना करें। पीडियाट्रिक के अंदर बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, वो Right, आपको थैंक यू बोल के नहीं जाते, right, तो कर्मनो भार ना रहे, right, right? So that was the reason, and I wanted to work with the pure souls, right. like the most beautiful creation of God. Genuinely, that is the reason I had chosen pediatrics. ओके। सर, जो चिल्ड्रंस की हेल्थ को लेकर पेरेंट्स को जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? चिल्ड्रन की हेल्थ को लेके पेरेंट्स को बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं, राइट? सब मिसकंसेप्शन सबसे ज़्यादा न्यू पेरेंट्स जो होते हैं उनमें रहते हैं, कि जिनके बहुत ही छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि यानी कुछ चीज़ें बता दूं कि जो नॉर्मल है, और पेरेंट्स उनको कंफ्यूज करते हैं। राइट, यूजुअली अगर छोटा बच्चा है आपका, 1-2 महीने से छोटा बच्चा, अगर वो डकार लेता है काफ़ी ज़्यादा बार, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। कभी नौजिया जैसा, जिसे सादी भाषा में उबके जैसा करता है, तो वो नॉर्मल है। कभी कभार बच्चे दिन में 5-6 बार टॉयलेट करे तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, दूध अच्छे से पी रहा है, पेशाब अच्छे से कर रहा है, एक्टिविटी अच्छी है बच्चे की, तो चाहे 5-6 बार टॉयलेट करे या चाहे 2-4 दिन तक टॉयलेट ना करे, तो कोई चिंता करने की राइट, जरूरत नहीं है। दोनों चीज़ें नॉर्मल है, राइट। राइट? सर, कुछ ऐसी जो बच्चों को विकास के लेकर जो पेरेंट्स को टेंशन होती है, या फिर वो अवेयर अवेयर नहीं होते, बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं जो बच्चों को विकास को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पेसिफिकली ये अगेन इन्फेंट के लिए बात करूंगा, इन्फेंट और टॉडलर्स के लिए।
कि जिसके माँ बाप काफ़ी चिंतित होते हैं 5-6 महीने के बाद कि वज़न नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा हेल्दी है पर वज़न नहीं बढ़ रहा, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ विकास। एक चीज़ ध्यान रखिए, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि 6 महीने का बच्चा था तो 5-6 किलो वज़न था, अभी 10 महीने का हो गया, वज़न करीबन 7 साढ़े 7 किलो ही है, 8 किलो ही है, वज़न उतना स्पीड में नहीं बढ़ा, तो चिंता ना करें। यूजुअली शुरुआत में रैपिड ग्रोथ फेज रहता है, 2-2.5 किलो का बच्चा कुछ ही महीनों में पहले स्पीड में वेट गेन करेगा 5-6 महीने तक, उसके बाद वजन के ऊपर थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है, एक फिर अगले 6 महीने में 2 या 3 किलो वेट गेन होगा और उसके बाद वाला 1 to 2 years के अंदर वेट गेन उतना ज्यादा नहीं होगा, बच्चों का कंसिस्टेंटली एंड स्लो वेट गेन होगा, तो उसकी चिंता ना करें कि कितना स्पीड में वजन बढ़ रहा है। ग्रेजुअली बच्चों का वजन बढ़ना चाहिए और अगर उनसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो उनको अचीव करना चाहिए, बैठना उठना बोलना आई कांटेक्ट करना, वो सब नॉर्मल हो तो सिर्फ वेट को प्रायोरिटी ना दे। राइट। काफी पेरेंट्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बच्चे का वजन कितना स्पीड में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर वेलबींग। राइट। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स वैक्सीनेशन को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन में दो तरह के कंसर्न्स रहते हैं पेरेंट्स से, मैं दोनों पर थोड़ा बहुत फोकस करूंगा। इन अवर सोसाइटी एंड इन इंडियन कम्युनिटी वी हैव टू फोकस ऑन बोथ थिंग्स, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर और एक अवेलेबिलिटी के ऊपर। वैक्सीन में पहले काफ़ी कम्युनिटी में ऐसे मिथ रह जाते हैं कि वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, वैक्सीन देने से बीमारी हो जाती है, वैक्सीन देने से कुछ घटना घटती है, तो वो गलत है। वैक्सीनेशन सारे बच्चों को मैंडेटरी है, वैक्सीनेशन कंपलसरी है, सारे वैक्सीन रखने चाहिए। वैक्सीन में कंफ्यूजन अभी दूसरी ये रहती है कि गवर्नमेंट से रखनी चाहिए प्राइवेट से रखनी चाहिए। दोनों वैक्सीनेशन अच्छे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेस्ट ऑफ द वैक्सीन, ज़रूरी वैक्सीन जो गवर्नमेंट देती है वो बच्चों के लिए काफ़ी सही रहते हैं। राइट। कुछ वैक्सीन जो है होते हैं कि जो गवर्नमेंट नहीं देती और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक रिकमेंड करती है। अगर अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो तो वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल से भी दिए जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में से जो गवर्नमेंट देती है वो भी वैक्सीन अवेलेबल है, उनमें बेनिफिट ये रहता है कि यू आर अश्योर्ड दैट एमडी डॉक्टर आपके बच्चे को वैक्सीन दे रहा है एंड स्टेरिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा मेंटेन होने की शक्यता है। नॉट दैट गवर्नमेंट डजंट डू द गुड जॉब, दे आर डूइंग वंडरफुल एंड यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ प्लेसेस फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ योर चाइल्ड। बट एक चीज़ है कि वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम देना ज़रूरी है, राइट। उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत सारे हैं। सर, बच्चों के अच्छे न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए मेन फैक्टर क्या है सर? कि अच्छा न्यूट्रिशन दो, सिंपली अच्छे न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए मदर शुड हैव नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन, कि कौन सी एज पर बच्चों को क्या खिलाना है। जैसे कि 6 महीने का बच्चा हो जाए तब उसे कैलोरी डेंस फूड दो। जो ग्रोइंग बेबी टॉडलर्स बच्चे होते हैं उसमें ध्यान रखें कि उनका कैलोरी कंटेंट अच्छा करने के लिए सारी चीज़ों में की ऐड कर सकते हो, और न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने के लिए बच्चे को सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी वाला फूड देना चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं फोर्स फीडिंग कम करना चाहिए, कि जैसे कि जबरदस्ती बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, पर बच्चों के साथ खेल कूद कर उनको खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। राइट। उनको ब्राइट कलर वाली चीज़ें खिलानी चाहिए और बुक्स के अंदर पिक्चर्स वगैरह बता के, बुक्स के अंदर नॉट इन द मोबाइल, और उस तरह से फैंसी फूड बनाओ जो हेल्दी भी है और बच्चे खाना पसंद करते हैं। राइट। सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट ऑन पेरेंट्स पार्ट, जैसे बच्चे न्यूट्रिशन गेन करें। सर, आप पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, यानी कि जो मोबाइल यूसेज है और जो सोशल मीडिया है और जो स्क्रीन टाइम है, उसके रिलेटेड जब तो चिल्ड्रंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अ, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक जो चीज़ का बच्चों की हेल्प पर आया है वो मोबाइल और स्क्रीन टाइम है। राइट। दैट इज़ एन एडिक्शन, जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन और रादर मोर सिवियर एडिक्शन। मोबाइल का एडिक्शन वो शराब के एडिक्शन से ज़्यादा खराब है और बच्चों को उसकी आदत अभी से पड़ती है। हमारी जनरेशन जो है मोबाइल यूजेस में आई थिंक 2000 के बाद हम लोगों ने मोबाइल यूज़ करने शुरू किए, तो अपने जो ब्रेन थे जो अभी माँ बाप बन चुके हैं उन्होंने 16, 17, 18 ईयर्स के बाद मोबाइल की लत लगाई, जबकि अभी की जनरेशन ने 2-3 साल से मोबाइल की लत लगाई थी। तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। घर में पेरेंट्स खुद फ़ोन यूज़ करना कम कर दें, बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम आधा घंटा रखें और वो खाने के वक्त नहीं होना चाहिए। राइट, जो न्यूट्रिशन के बारे में आपने पूछा, फीड एंड मोबाइल टाइम शुड बी सेपरेट, मैक्सिमम हाफ एन आवर, इवन दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पेरेंट्स, और पेरेंटल लॉक्स लगा के वो क्या देखते हैं कौन सा कंटेंट देखते हैं उस पर पूरा पूरा वॉच रखे, मैक्सिमम हाफ एन आवर, नॉट वाइल ईटिंग, लेट देम फॉल इन लव विद द फूड नॉट विद द मोबाइल।
ऐसा जो आज 99% ऐसा देखा जाता है कि बच्चा कभी रोता है या फिर किसी चीज़ की ज़िद करता है, तो उसे पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं ताकि वो चुप हो जाए, या फिर किसी काम में उसको परेशान करता है तो फिर ये देखा जाता है कि उनको मोबाइल दे देते हैं। तो इसके रिलेटेड आप पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? यही कि मत करो ऐसा, राइट? क्या जब मोबाइल आया उससे पहले भी बच्चे रोते थे और उनके बच्चे भी चुप होते, जैसे आप हो, अब मेरे माँ बाप है, उनके माँ बाप है, उनके वक्त पे मोबाइल नहीं था, तब भी बच्चे बड़े होते थे, रोते थे, तो चुप करने के अलग तरीके थे। खिलौने दो, उनका मन डाइवर्ट करो, उनको लेके घूमो, उनके साथ खेल खेलो। मोबाइल इज एन ईजी एस्केप। राइट। हाथ में मोबाइल दे दो, उसको स्क्रीन पर चीजें दिखती रहेगी, तो प्लीज 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 अवॉइड दैट। ये अपने बच्चों के साथ क्रूरता है। डोंट डू दैट। डोंट गिव मोबाइल टू द किड्स, बट रादर यूज कन्वेंशनल मेथड। उससे खेल खेलो, ब्राइट कलरफुल चीजें बताओ, खिलौने दो, लेके बाहर घूमो। यूज अदर मेथड्स टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ अ बेबी, नॉट द मोबाइल। यस सर, कैन यू प्लीज शेयर एनी मेमोरेबल केस दैट इम्पैक्ट अ पीडियाट्रिक्स केयर का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके कोई एक्सपीरियंस शेयर करें आप उसका? बहुत सारे केस हैं, और वन ऑफ द रीजन आई चोज टू बी पीडियाट्रिशियन के पीडियाट्रिशियन में तुम जिंदगी बदल सकते हो। बड़े लोगों में मेनली देखा जाना चाहिए कि एक बार ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको रिसक्सिटेशन जिसे बोलते हैं, कि आदमी को वो जो पंपिंग वगैरह करते हैं, अब इंट्यूबेशन के बाद अम्बू बैग वगैरह देते हैं, तो बड़े लोगों में रिजल्ट कम मिलते हैं, बट पीडियाट्रिक्स के अंदर यू गेट मिरेकल रिजल्ट। एक केस मुझे याद है कि जब मैं रेसिडेंसी कर रहा था, फर्स्ट ईयर ऑफ रेसिडेंसी, तब आई थिंक द नेम ऑफ द बेबी वो शौकत अली। ऐसा बंदा आया था कि जिसको ब्रीदिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था, न्यू बॉर्न 1 दिन का बच्चा। फर्स्ट मिनट जो जिंदगी की होती है, इट्स अ गोल्डन मिनट। बेबी बच्चे जन्म के बाद रोया नहीं था। जन्म के बाद हमारे जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर दीपा वेंकर मैडम, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे को रिसक्सिटेट किया था, और परफेक्ट रिसक्सिटेशन अकॉर्डिंग टू एनआरपी गाइडलाइन किया था। तब मुझे लगा था कि बच्चा शायद नहीं जिएगा। जब वो बच्चा 15-20 दिन का हुआ, तो फिर से वो कार्डियक अरेस्ट वगैरह में गया था। तब वी हैड डन परफेक्ट मैन्यूवर्स एंड एवरीथिंग इन द बेबी। वो बच्चा काफी सालों के बाद, जब मैं बच्चा 5 साल का हुआ और मैं कहीं से निकल रहा था, तब मुझे उसकी मम्मी मिली थी। तो सर पहचाना? तो एनआईसीयू का स्टे उसका लंबा था, 10-12 दिन का। तो मैं बच्चे मम्मी को पहचाना था कि हाँ बहन, आपको देखा हुआ है, कि आप उसकी मम्मी हो। तब वो बच्चा, आई रिमेम्बर दैट मोमेंट पर्टिकुलरली। वो अब वो ऑफ कोर्स राइट। मुझे नहीं जानता था। वो जो साइकिल का टायर आता है, टायर लेके गली में घुमा रहा था। ओके। बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, अच्छे से खेल रहा था। उसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर वो मोमेंट हम मिस कर देते, 10 सेकंड 15 सेकंड इंट्यूबेशन की, प्रॉपर मेडिसिन की, तो शायद वो बच्चा जिंदा नहीं होता। राइट। अभी भी वो बच्चा मेरी ओपीडी में जब जब भी आता है, आई फील वेरी प्राउड। आई फील जिंदगी में किसी एक इंसान की तुमने जान बचा दी, तो पूरी इंसानियत की जान बचा दी। राइट। और बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, तुमको ये मौके बार बार मिलते हैं कि तुम किसी की लाइफ में चेंज ला सको, लाइफ को पूरा बदल सको। सो दैट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द सेम थिंग। यस। यस सर, जो चिल्ड्रंस के अंदर जो स्लीप इश्यूज है, उसको स्ट्रेटेजीज क्या, यानी कि उसको किस तरीके से मैनेज करें? सी अगेन, स्लीप इश्यू 99% केसेस में देयर कैन बी सम डिजीजेस कि जहाँ पर स्लीप इश्यू आ सकते हैं, बट वो चिल्ड्रन के स्लीप इश्यू नहीं होते, वो पेरेंट्स के स्लीप इश्यू होते हैं। बच्चे घड़ी देख के काम नहीं करते हैं। बच्चे एटमॉस्फेयर से, घर के माहौल से अकोमोडेट होते हैं। अगर पेरेंट्स रात के 2 बजे तक नहीं सो रहे हैं, घर के अंदर लाउड वॉइस टीवी वगैरह चालू है, लाइट्स वगैरह चालू है, तो ऑब्वियसली बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब राइट। होगी, उनकी स्लीप साइकिल, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होगी। बच्चों का एक फिक्स पैटर्न रखना चाहिए, और उस टाइम पर पेरेंट्स को अपने फोन बंद कर देने चाहिए। घर के अंदर अंधेरा, लाइट, स्लीपिंग एटमॉस्फेयर, कि जो बच्चों को स्लीप साइकिल, हेल्दी स्लीप साइकिल को प्रमोट करती है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। राइट। बच्चे उसे फॉलो करेंगे। बच्चे को घड़ी में नहीं पता है कि 12 बजे 2 बजे। वो क्लू क्या लेते हैं? भाई लाइट बंद हो गई, सब सो रहे हैं, मतलब सोने का वक्त हो चुका है। राइट। तो वही एनवायरनमेंट आप 10 बजे रात को क्रिएट करिए। 10 बजे अपनी एक्टिविटीज कम कर दीजिए, फोन वोन साइड में रख के थोड़ा अंधेरा कर दो। राइट। बच्चे को लगेगा हाँ सोने के टाइम हो गया, तो थोड़े नखरे करने के बाद बच्चा सो जाएगा। राइट। राइट सर, मैं इसमें एक वन मोर क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा जो इस टॉपिक से बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन्स होती है, अगर वो भी, उनका भी जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल के मुताबिक अगर उनका जो टाइम टेबल फॉलो ना करे तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है चाइल्ड पे? डेफिनेटली, आई टेल यू वन नाइस थिंग। यू नो, यू वुड हैव हर्ड थिंग कॉल्ड गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार वगैरह जो चीज होती है, तो उसके अंदर मम्मी कुछ एक्टिविटी करती है, सम्स करती है, प्रार्थना वगैरह करती हो। सारे रिलीजन, सारे कल्चर ये चीज को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म के अंदर गर्भ संस्कार करते हैं कि जिससे कि बच्चे का बॉडी मॉडिफाई होगा। इस्लाम के अंदर माना जाता है कि कोई ये दुआ पढ़ो, फला दुआ पढ़ो, बी नियर टू द गॉड विच विल हेल्प इन द बेबी।
इसराइल वगैरह कंट्री के अंदर दे सॉल्व पजल्स, दे सॉल्व मैथमेटिक्स पजल, जिससे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट होते हैं। आपके सरप्राइज में एक बात बताऊं कि गॉड हैज क्रिएटेड बॉडी सो ब्यूटीफुली कि डीएनए मॉडिफिकेशन बच्चों का मम्मी के थॉट से, मम्मी के नेचर से, मम्मी के खाने पीने से सबको होता है। जो मम्मी ने प्रेगनेंसी में खाना नहीं खाया है, उसके बच्चे के डीएनए पेट के अंदर उस तरह से मॉडिफाई होते हैं, उसको आगे की लाइफ में जब वो बच्चा 50 साल का होगा तब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह होने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके। अब तुम्हारा बॉडी ये भी डिसाइड करता है इन द प्री नेटल चेंजेस कि भाई किस एनवायरनमेंट के अंदर मदर वाज देयर, और उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद एनवायरनमेंट से मॉडिफिकेशन कैसे करना है, उसका बॉडी पर्टिकुलर जीन्स के साथ एक्लिमेटाइज कैसे करेगा। राइट। सो मम्मी उस टाइम पर क्या खाती है, कितना खुश रहती है, कितना खुद का ध्यान रखती है, ये चीज़ें बहुत आगे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। राइट। सर, आपने इसके बारे में जो नॉलेज दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अपने मैंने जो बात की कि फेलो ऑफ एनआईसीयू न्यूनेटल के बारे में जो बात की फेलो ऑफ, उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो न्यूनेटल जो आप उसकी फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज हमको बताएं ताकि उसके बारे में लोग अवेयर हो सके। नियोनेटोलॉजिस्ट बेसिकली होता है कि फर्स्ट 28 डेज, नियोनेट का मतलब होता है न्यू बेबी। पहले 28 दिन से छोटे बच्चे को नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नियोनेटोलॉजिस्ट का मेन काम होता है कि जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हो गए, अधूरे महीने पर जो जन्मे हुए बच्चे हैं, जो मैला पानी, गंदा पानी, मेकोनियम एस्पिरेशन जिसमें रहता है, जो बच्चे जन्म के बाद रोए नहीं है, उन सारे केसेस के साथ हम लोग मेनली डील करते हैं। नियोनेटोलॉजी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट पुट मेनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, सो जनरल पब्लिक को अवेयरनेस नहीं होता है कि नियोनेटोलॉजिस्ट कौन है, एमडी पीडियाट्रिशियन कौन है, क्या नहीं है। अपने बच्चों के लिए सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर चूज करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल 1 मिनट और इनिशियल जो डेज होते हैं बच्चों के, नहीं। उसके पूरी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट रहेगा। बच्चों को शुरुआती लाइफ के अंदर चेप ना लग जाए, जिसके उनका ब्रेन डैमेज ना हो, बच्चों को कोई विजन डिफेक्ट, आई डिफेक्ट ना हो। जब जरूरत पड़ती है एनआईसीयू ले, एनआईसीयू बहुत ही ध्यान से चूज करना चाहिए कि वो एनआईसीयू के 10-12 दिन, 4-5 दिन का स्टे तुम्हारे बच्चे की पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा आगे की। राइट। सो नियोनेटोलॉजी is a particular brand which happens after MD. You get special training in only for the newborn and the pediatric intensive babies, जो सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज और क्रिटिकल बेबीज के साथ डील करते हैं। राइट। राइट, दैट इज वाज नियोनेटोलॉजी। राइट। और सर, व्हाट आर द हम न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और जो टॉडलर्स बेबी होते हैं उन पर फोकस करना इतना क्यों जरूरी होता है, और उसका फ्यूचर पे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है? फॉर द लाइफ ऑफ अ न्यूबॉर्न, यस। सी न्यूबॉर्न बेबी इज द फ्यूचर। न्यूबॉर्न बेबी जितना तंदुरुस्त होगा उतना ही देश का यूथ तंदुरुस्त होगा, उतना ही देश तंदुरुस्त होगा, इतनी ह्यूमन रेस आगे बढ़ेगा। ह्यूमन माइंड इज बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। जब अपना ब्रेन ग्रो होता है शुरुआत के वक्त के अंदर, अपने ब्रेन में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स रहते हैं, राइट। और ब्रेन डेवलपमेंट सबसे स्पीड में होता है 2 साल तक। हम हमारी जिंदगी की 90% चीजें शुरुआत के 2 से 4 साल में सीखते हैं, और उसी चीजों को पूरी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। It is very easy for a newborn baby, यानी a small baby, for a small child, for a toddler, right, to learn new things. बचपन के अंदर तुमको हिंदी, गुजराती, उर्दू, फ्रेंच, अरबिक 5 लैंग्वेज सिखा दो, सीख जाएंगे। सारी चीजें अडॉप्ट कर लेंगे, लर्निंग, डांसिंग, एक्टिविटी, टीच देम एवरीथिंग को सिखा देंगे। हमने बचपन में जो श्लोक याद किए हैं, जो सूरत याद की है, जो आयत याद की है, वो सब आपको अभी मुंह जबानी याद होगी, भले आप रोज रिवाइज नहीं करोगे। अभी आपको एक चीज याद करनी है, तुमको बहुत वक्त लगेगा। Newborn baby will adopt to everything. Their adaptability is amazing. They are very miraculous. बच्चों पर न्यूट्रिशन से लेके उनके डेवलपमेंट पर, उनके विकास पर, उनके वैक्सीन पर बहुत फोकस करना चाहिए। इनिशियल 2 years, राइट। उसी में पूरी जिंदगी डिसाइड होती है। इनिशियल 5 years, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। उसमें जितने न्यूरॉन्स बनते हैं, जितने साइनेप्सिस बनते हैं, उसी को हम पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं। ओके। अगर तुम किसी हेल्दी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दो और 2 साल तक वो कुछ देखेगा नहीं, तो फिर तुम पट्टी निकाल दो, नॉर्मल बच्चा है फिर भी जिंदगी भर देख नहीं सकेगा, तो दैट पोर्शन इन द ब्रेन इज नॉट वर्किंग। नॉट वर्क। राइट। आवर ब्रेन डिसाइड्स एंड it adopts to different circumstances. This is very important for all the parents. This is very important. अपने न्यूबॉर्न बेबी को और अपने टॉडलर्स बच्चों को बहुत सारे एक्सपोजर दो, राइट, गिव देम एक्सपोजर, स्क्रैबल करने दो, चीजें बताओ, बाहर एनवायरनमेंट बताओ, लेट देम ग्रो, लेट देम डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दो।
right? So that is extremely important for the babies and their upcoming life. उनके neurons properly बनेंगे तो बच्चे बहुत smart बनेंगे, Right. right? So initial phase. Thank you so much for this question, right? So I was able to give the answer to the people कि ये बहुत ज़रूरी है शुरुआत के 5 साल बच्चों पर ध्यान देना ताकि उनके आगे के 95 years बहुत अच्छे से निकले. Yes, sir. One more last question, sir. आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हेल्थी प्रेगनेंसी के रिलेटेड और जो न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस के जो रिस्क होते हैं उसको किस कम करने के रिलेटेड आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पेरेंट एक कि प्रेगनेंसी की एज पेरेंट्स को मैं काफ़ी सारे सजेशन दूंगा कि प्रेगनेंसी की एज नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट. अ गर्ल शुड बी इन द प्रॉपर स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन. 18 साल के पहले की प्रेगनेंसी के अंदर लेडी का शरीर अपरिपक्व होता है, तब थोड़े कॉम्प्लिकेशन रहते हैं. और 35 के बाद 35 ईयर्स के बाद डीएनए मालफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं. सो मेन अपना जब रिप्रोडक्टिव फेज का जो प्राइम रहता है 18 से लेके till your 30s, that is the best time to plan your pregnancy. So do that. Second thing, nutrition. मम्मी का खुद का न्यूट्रिशन अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन गेन करना और स्पेसिंग करना. अब बीच में 2 से 3 साल का गैप रखना कि जिसमें आपका बॉडी रिकवर हो सके. आप अपने पहला जो बच्चा है उसको प्रॉपर फीडिंग दे सको, उसको उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सको. फिर सेकंड बेबी प्लान करें. कॉन्ट्रासेप्शन की प्रॉपर मेथड्स वगैरह यूज करें टू कीप द स्पेसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आयरन एंड फॉलिक एसिड. आयरन एंड फॉलिक एसिड आर टू चीज़ कि जिससे बच्चों का हार्ट, बच्चों के स्पाइनल कॉर्ड, बच्चों का विजन, वो सारी चीज़ें अच्छी डेवलप होगी. रेगुलर गायनेक विजिट रखें, जो रिकमेंडेड विजिट है. रेगुलर टाइम पर सोनोग्राफी करवाएं, राइट? और प्रॉपरली बी इन टच विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट, राइट? थर्ड थिंग, बहुत ज़्यादा वेट ना करें, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन पर एज अ पेशेंट ना रखें. लेट योर डॉक्टर डिसाइड. काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन इसलिए होते हैं कि ओवर एम्फोसाइज नहीं, कुछ भी हो जाए हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए. नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत अच्छी बात है. सिजेरियन ज़रूरी हो तो लेट देम डू, पर लीव दैट ऑन द गायनेकोलॉजिस्ट एंड फोकस लॉट ऑन योर न्यूट्रिशन. थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ा चलना फिरना रखे. कीगल एक्सरसाइज के जो पेरिनियल रीजन जो है उसको स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है. वो सारे चीज़ें करते रहे. हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स. दिस इज व्हाट विल बी माय एडवाइस टू द पेरेंट्स आउट देयर. सर बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए. Thank you so much for the opportunity, and if you ever need me, right, I'm always available at my hospital from 10 in the morning to 6 in the evening, from Monday to Friday. Okay, thank you, sir. Okay, thank you so much.